गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पैराडाइम के बारे में। पैराडाइम क्या है, सोशल रिसर्च में हम पैराडाइम को कैसे यूज़ कर सकते हैं और पैराडाइम के जानना ये क्यों सोशल रिसर्च में ज़रूरी है। पैराडाइम जो है उसका अर्थ होता है द लेंस थ्रू विच वी ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन। जैसे आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सोशल रिसर्च के तीन कारण होते हैं। हम सोशल रिसर्च तीन कारणों से करते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लोरेशन, अगर कोई नई टॉपिक की खोज कर रहे हो हम उस पर सोशल रिसर्च करते हैं। सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्शन, मतलब जो है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन कि वह क्यों है। ये तीनों चीज़ों को देखने के लिए ही सोशल रिसर्च का इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें पैराडाइम की तो एक लेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्यों लेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उस पर्सपेक्टिव से उसको एक्सप्लेन कर सकें। अगर नहीं होगा तो पूरे सोशल रिसर्च में क्या हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। आपको लगेगा ये वाला व्यक्ति भी सही बोल रहा है यार, आपको लगेगा वो वाला व्यक्ति भी सही बोल रहा है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव से आप समाज को देख रहे हो या फिर किस पर्सपेक्टिव से आप सोशल सिस्टम को या फिर जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हो उसको देख रहे हो, उस हिसाब से जो है आप अपने पैराडाइम सेट करोगे। ठीक है। पैराडाइम को बेसिकली तीन भागों में भाग किया गया है। किस आधार पर भाग किया गया है कि वह कैसा काम करता है, वह कैसे काम करता है और कैसा काम करता है, ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहली चीज़, पैराडाइम को जब हम पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मैंने जो आपको फोटो क्लिक करके भेजी है वो पिक्चर आपकी सामने होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्लियर, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ वीडियो में आप उसको पढ़ते जाओ और समझते जाओ। सबसे पहला तीन भागों में भाग किया गया है कि किस स्तर पे काम हो रहा है। ठीक है, जैसे मैक्रो थ्योरी, माइक्रो थ्योरी और मेसो थ्योरी। माइक्रो थ्योरी का मतलब क्या है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटा, है ना, और मैक्रो मतलब विस्तार, बड़ा। तो अब हम सोशल रिसर्च का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप बहुत छोटे बिंदु को देख रहे हो, समाज के किसी एक छोटे सी इकाई को देख रहे हो, तब तो आप कर रहे हो माइक्रो रिसर्च या फिर माइक्रो थ्योरी देखोगे। अगर आप मैक्रो मतलब बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, जैसे पूरे समाज के ऊपर आपको कोई थ्योरी बनानी है या फिर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप जो है वो मैक्रो का यूज़ करोगे। और मेसो थ्योरी मतलब जो माइक्रो और मैक्रो के बीचों बीच हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा विस्तार भी नहीं। अब मैक्रो थ्योरी का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप ये बोलते हो कि महिलाओं का स्टेटस कैसा है, आज आधुनिक काल में महिलाओं का स्टेटस कैसा है, यहाँ पे आपने महिला का कोई वर्गीकरण नहीं किया, आपने महिला को एज अ होल लिया, बड़े पर्सपेक्टिव में लिया। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि घरेलू हिंसा महिलाओं पे होती है, ठीक है, आप इस पे सोशल रिसर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने महिला को कोई कैटेगराइज नहीं किया। लेकिन अगर इसको माइक्रो में देखें तो आप पर्टिकुलर किसी एक वर्क ले सकते हो, कोई एक एरिया ले सकते हो, कोई एक पोजीशन ले सकते हो। जैसे आप अगर सिर्फ देखते हो कि राजस्थान में महिलाओं का आज के युग में या फिर आधुनिक युग में पोजीशन या फिर स्टेटस क्या है, अगर आप ये देखना चाहते हो तो ये सूक्ष्म स्टडी हो गया। छोटे स्तर पे बहुत डीपली जाके आप बता सकते हो और आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आप जिसके ऊपर काम किए हो उसी के लिए है। लेकिन मैक्रो क्या है, ओवर जनरलाइजेशन है। जैसे अगर आप ये काम करते हो कि महिलाओं की एक वर्तमान स्थिति क्या है भारत में या फिर विश्व में, तो आप क्या करोगे, महिलाओं की स्थिति को एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आप हर महिलाओं को उसी दृष्टिकोण से देख रहे हो। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। तो मैक्रो थ्योरी जो है वो हमेशा क्या है, सोशल स्ट्रक्चर या फिर सोशल सिस्टम पे काम करता है। अगर हम जाति लें, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था पूरे भारत में है, लेकिन उसके प्रकार अलग अलग हैं। कहीं किसी तरीके से जाति व्यवस्था है, कहीं किसी तरीके से। लेकिन अगर आप पूरी जाति व्यवस्था पे स्टडी करते हो, है ना, तो वो तो होगा मैक्रो, कि आप जाति व्यवस्था के बारे में बता रहे हो।
लेकिन अगर आप सूक्ष्म में जाओ कि साउथ में जाति व्यवस्था कैसी है, नॉर्थ में कैसी है, और अगर हम वेस्ट में जाएं तो कैसी है, ईस्ट में कैसी है, तब आप क्या कर रहे हो, सूक्ष्म कर रहे हो। जैसे अगर हम लॉज देखें, जो भारत के संविधान में लॉज बने हुए हैं, वो क्या है, मैक्रो रिसर्च है, क्योंकि भारत के हर नागरिक की जो संविधान के द्वारा जो नियम बताए गए हैं वो सब पे लागू होते हैं। कोई भी एक्सेप्शनल केस को हम इसमें नहीं लेते। अगर जाति व्यवस्था की बात की जाए तो SC ST OBC का रिजर्वेशन जो है ऑल ओवर इंडिया में समान मात्रा में है ना, कि इतने % रिजर्वेशन इसके लिए है। ये नहीं है कि कहीं पे दलित ज़्यादा दमन किए जाते हैं, वहाँ पे जो है लॉज अलग होने चाहिए। ये जो काम है ये कौन करता है, माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट, जो बहुत सूक्ष्म रिसर्च करते हैं और ये हमें बताते हैं कि देखिए जाति व्यवस्था हर जगह समान नहीं है, तो वहाँ के जाति को सुरक्षित करने के लिए या पिछड़े वर्ग को सुरक्षित करने के लिए हमें दूसरे तरीके के नियम लाने पड़ेंगे। अगर आप बीचों बीच स्टडी करते हो, मेसो थ्योरी जिसको बोलते हैं, कि बहुत बड़े स्केल पे भी नहीं बता रहे हो, बहुत छोटे स्केल पे भी नहीं बता रहे, है ना। जैसा अगर हम एग्जांपल लें कि राजस्थान 3 भागों में भाग करते हैं, राजस्थान, इंडिया, राजस्थान और सरदार शहर। अगर आप सरदार शहर पे स्टडी कर रहे हो तब तो आप क्या कर रहे हो, माइक्रो। अगर आप राजस्थान पे कर रहे हो तब तो आप कर रहे हो मेसो, और अगर आप भारत पे कर रहे हो तो आप कर रहे हो मैक्रो। तो ये स्तर है, इस स्तरीकरण के अनुसार जो है 3 तरीके से विभाजित है, ठीक है। अब जो बात आती है कि पैराडाइम क्या है, लेंस क्या है, हम कैसे समाज को देखें, कैसे समाज को समझें, किस पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहते हो। जैसे अगर मान लीजिए कि रास्ते पे एक महिला मार खा रही है, ठीक है, तो मैं ये भी सोच सकती हूँ अरे यार इनकी पर्सनल मैटर है, नहीं जाना है, ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव हुआ। दूसरा पर्सपेक्टिव, मैं जाके बोलूँगी अरे मत मारो, लेकिन मैं कुछ करूँगी नहीं। तीसरा पर्सपेक्टिव, मैं पुलिस को कॉल करके ह्यूमन राइट्स का बात बोलूँगी और लॉ की बात बोलूँगी और उसको जस्टिफाई करूँगी। तो ये 3 तरीके के पर्सपेक्टिव हैं। अगर आप ये सोचते हो कि इनका पर्सनल मैटर है, मार खाने दो, वो एक पर्सपेक्टिव हुआ। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हुआ कि आप जाके समझाते हो, लेकिन किसी लफड़े में नहीं पड़ना है भाई, हमें तो, हम तो ऐसे ही ठीक है, समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो ठीक। और तीसरा वाला क्या है आपका पर्सपेक्टिव कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, इसको हमें क्या करना है, रोकना है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने अपने पर्सपेक्टिव के अनुसार कार्य किया। उसी तरह सोशल रिसर्च में जो है कुल मिला के 9 तरीके के पर्सपेक्टिव्स आते हैं, जिसके तहत आप जो है इस तरीके के लेंस सेट कर सकते हो कि आपको किस तरीके से पूरे अपने रिसर्च को देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन हुआ, मार ही खा रहा था या फिर खा रही थी, है ना। मार खाना ये क्रिया जो है ये क्या है, स्थिर क्रिया है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने के तरीके अलग हैं, उसको एक्सप्लेन करने के भी तरीके अलग हैं। ये किस पे आधारित है, अब हमारे पैराडाइम पे, कि हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। जैसे प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, उसको जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी हैं वो बोलते हैं कि वो सही है, नहीं तो रेप केसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि समाज में समानता नहीं है, इस कारण एक वर्ग ऐसा भी है जो देह व्यापार के द्वारा अपना भरण पोषण करता है। अगर सबकी इकोनॉमिक स्थिति समान होती, शोषण नहीं होता, तो ये वर्ग जो है उभर के नहीं आता। फेमिनिस्ट थ्योरीज बोलते हैं कि महिला का जो स्टेटस है समाज में, वह जो है किस महिला को किस रूप में देखा जाता है, एक सामान के रूप में, एक कॉमोडिटी के रूप में। तो इस कारण से जो है प्रोस्टिट्यूशन चलता है। क्रिटिकल थ्योरिस्ट बोलते हैं कि नहीं, ये जो सामने सामने दिख रहा है ना, उतना भी ये नहीं है, उसके पीछे जो रीज़न है वो कुछ दूसरा ही है। किसी की आर्थिक स्थिति है, किसी को बेच दिया गया है, किसी को यही काम पसंद है। तो इस तरीके की सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट बोलते हैं
कि कल्चर ऐसा डेवलप कर जाता है, जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं उनको अगर हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी में या फिर जो बृहद समाज है उसमें लाना भी चाहें तो उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि किस तरीके से आप जो है इस पैराडाइम को सेट कर रहे हो, और पैराडाइम सेट करने के कारण जो है तरह तरह के तरीके से आप जो है एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे 9 तरीके के पैराडाइम्स, और वो पैराडाइम्स क्या हैं और उसके सोशल थिंकर्स कौन कौन से हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ उन्हीं सोशल थिंकर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जो है प्रमुख तौर पे ये थ्योरीज दी हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे अर्ली पॉजिटिविज्म। ठीक है, ये किसने दी है? ये अगस्त कोथ ने दी है। अगस्त कोथ क्या बोलते हैं? अगस्त कोथ जो है इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है, समाजशास्त्र के पिता, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र नाम जो है वह दिया। अब अर्ली पॉजिटिविज्म मतलब क्या, पॉजिटिविज्म मतलब क्या, ये जानना ज़रूरी है। अगस्त कोथ ने लॉज ऑफ 3 स्टेजेस में जो है समाज का स्तरीकरण किया और यह बताया कि एक समाज जो है एक जगह से दूसरे जगह, फिर दूसरे जगह से तीसरे जगह, 3 स्टेजेस ऑफ लॉ। कोई भी समाज में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी सोशल यूनिट हो, कोई भी फंक्शन हो, वह ये 3 स्टेजों से पार करता है, और जब वो पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है तब जाके जो है वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। तो पहला क्या है? पहला पॉइंट है कि थियोलॉजिकल, उसके बाद वाला है मेटाफिजिकल, उसके बाद वाला है पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो थियोलॉजिकल मतलब क्या? मतलब जब हम धर्म के ऊपर आधार करके क्रियाओं को करेंगे, समाज की संरचना करेंगे, और सोशल सिस्टम, सोशल फंक्शन, सोशल यूनिट, ये सारी चीज़ें जो है धर्म से जुड़ी रहेंगी। दूसरा मेटाफिजिकल, यहाँ पे जो है कोथ बोलते हैं कि हमारे अंदर रैशनल थिंकिंग, क्या सही है क्या गलत है, ये धीरे धीरे डेवलप करता है। ठीक है, साइंटिफिक रीजंस देने की हम कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ हम धर्म से भी जुड़े रहते हैं। जैसे भारतीय समाज का प्रेजेंट कंडीशन है ना, प्रेजेंट पोजीशन भारतीय समाज का क्या है कि हम सुपरस्टिशियस भी हैं, हम अंधविश्वास में भी मानते हैं, और साथ ही साथ जो है साइंस की चीज़ों को भी मानते हैं। तो हम अभी किस स्टेज में हैं? हम मेटाफिजिकल स्टेज में हैं, जहाँ पे हम साइंस के साथ साथ तो ये जो मेटाफिजिकल स्टेज है उसको हम कैसे देखेंगे कि बस साइंस को भी मान रहे हैं और साथ ही साथ धर्म की चीज़ों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये मेटाफिजिकल। पॉजिटिविज्म या फिर पॉजिटिव स्टेज क्या है? जहाँ पे हम कंप्लीटली कोई भी कार्य को, कोई भी सोशल सिस्टम को, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर को धर्म से नहीं जोड़ेंगे, हम कंप्लीटली साइंस रीजन बेस्ड हो जाएंगे, है ना। साइंस से हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तब जाके जो है हम पॉजिटिविस्ट स्टेज पे पहुंचेंगे। लेकिन इसको हम मेथोडोलॉजी में कैसे यूज़ करेंगे, सोशल रिसर्च में कैसे यूज़ करेंगे? सोशल रिसर्च में हम कैसे यूज़ करेंगे कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, है ना, कोई भी सोशल रिसर्च हम कर रहे हैं, अगस्त कोथ के अनुसार पॉजिटिविज्म वो है कि जो हमें दिखता है, जो हमें दिख रहा है, हम उस पर ही ध्यान देंगे, उसको ही ऑब्जर्व करेंगे और उसको ही एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज बिहाइंड द कर्टन, ये कोथ बताते हैं कि व्हाट इज बिहाइंड द कर्टन इज नॉट अवर कंसर्न। पर्दे के पीछे क्या है, समाज की इकाइयों में ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन देखेगा? ये जो है एक सोशल रिसर्चर देखेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि पॉजिटिविज्म को हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, कि हम लेके गए क्वेश्चनियर मतलब जिसमें क्वेश्चंस लिखे हों, उसके साथ आंसर्स लिखे हों, हमने वो पकड़ा दिया और वो हम वहाँ बैठ गए। अब वो व्यक्ति बेमन से भर रहा है, या वो व्यक्ति झूठ भर रहा है, या वो व्यक्ति जो है बस टालने के लिए ठीक है कुछ भी टिक टाक करके हमें दे दिया,
तो कोथ के अनुसार सोशल रिसर्चर का ये काम नहीं है कि वो उसके बॉडी लैंग्वेज को देखे, उसके गेस्चर्स को समझे कि वो सही भर रहा है कि गलत, इसको वैलिडिटी रिलायबिलिटी से चेक करे। वो भर दिया, वो डेटा हम ले आए, उसके आधार पे हमने सोशल रिसर्च कर दिया। तो अर्ली पॉजिटिविज्म मतलब जो जितना हम देख पा रहे हैं उतना ही हम ऑब्जर्व करेंगे और उतना ही हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सेकेंड आता है सोशल डार्विनिज्म, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा बताया गया है। अब सोशल डार्विनिज्म क्या है? अगर हम ये देखें कि सोशल डार्विनिज्म क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने आती है कि डार्विनिज्म ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है। उसने क्या कहा था? द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो समाज में फिट है वही जो है वो सर्वाइव करेगा या फिर जीवित रहेगा। अब समाज दिन पर दिन परिवर्तित हो रहा है ना। तो कुछ लोग जो है वो क्या हो गए? विलुप्त हो गए। कुछ समाज जो है विलुप्त हो गए। वो क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि वो फिट नहीं थे जीवित रहने के लिए। उसके जो फंक्शंस थे, जो प्रकार्य थे, या तो वो दुष्कार्य में बदल गए या फिर वह अकार्य में बदल गए। जैसे अगर हम सती प्रथा की बात करते हैं, बहुत सालों तक सती प्रथा क्या हुई? चली, है ना। लेकिन फिर अचानक से सती प्रथा बंद क्यों हो गई? क्योंकि हम साइंटिफिक तौर पे उसको सपोर्ट नहीं कर पाए। हम समाज में वो इकाई विलुप्त क्यों हो गई? क्योंकि उसके विलुप्त होने के पीछे क्या कारण था? अब वो समाज में फिट नहीं बैठ रही थी, अब वो समाज में प्रकार्य नहीं कर पा रही थी, दुष्कार्य कर रही थी। तो इस तरीके से हर्बर्ट स्पेंसर ने हमें समझाया कि एक सोसाइटी जो है एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाएगी, दूसरे से तीसरे जाएगी, तीसरे से चौथे जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा। तब तक डेवलपमेंट होता रहेगा जब तक समाज के लिए वो फिट है, तब तक तो वो सरवाइव करेगी। और जब वो समाज के लिए फिट नहीं है, तब आप जो है उस पूरे फंक्शन को, उस पूरे सोशल यूनिट को कहीं नहीं देख पाएंगे। अब ये इसमें अगर हम सोशल रिसर्च की बात करें, तो अगर आप कोई ऐसा रिसर्च करते हो जिसमें आप ये देख रहे हो कि धीरे धीरे वो चीज़ विलुप्त हो रही है, कोई सोशल सिस्टम हो सकता है, कोई सोशल यूनिट हो सकता है, कोई सोशल स्ट्रक्चर हो सकता है ना। जैसे अगर अभी हम देखें कि आदिवासियों की संख्या दिन पर दिन क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। कैसे? क्योंकि वो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जो बृहद समाज है, उसमें वो क्या नहीं हो पा रहा है? फिट नहीं हो पा रहा है। अपने आप को जीवित रखने के लिए उसके जो कार्य हैं वो परिपूर्ण नहीं कर पा रहा है। इसका एग्जाम्पल देते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि डायनासोर जो प्रजाति थी वो विलुप्त क्यों हो गई? क्योंकि कुछ भौगोलिक चेंज हुआ, कुछ क्लाइमेट में चेंज हुआ, वातावरण में चेंज हुआ, पर्यावरण में चेंज हुआ, खान पान में चेंज हुआ, है ना, जैव विविधता हुई, इकोसिस्टम में चेंज हुआ, पारिस्थितिकी तंत्र में। तो इस कारण से डायनासोर जो है खुद को सरवाइव नहीं कर पाए और वो मर गए। ठीक उसी तरह अगर समाज, कोई भी समाज, अगर वो सोसाइटी में खुद को फिट नहीं बैठा पाता है तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। अगर इस प्रकार के आप कोई स्टडी करते हो तो आप इस पैराडाइम से देख सकते हो। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। पहला जो दो था, अर्ली पॉजिटिविज्म एंड सोशल डार्विनिज्म, वो पड़ता है मैक्रो थ्योरी में, क्योंकि हम बड़े स्केल पे चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के जो वक्ता थे या फिर जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो कौन थे? कार्ल मार्क्स, जॉर्ज जिमेल। ये दो जो वक्ता थे, उन्होंने, एक ने तो, कार्ल मार्क्स ने तो मैक्रो पर्सपेक्टिव पे काम किया, लेकिन जॉर्ज जिमेल ने माइक्रो पर्सपेक्टिव पे काम किया। तो इस कारण से जो है हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को बोलते हैं मेसो थ्योरी, कि आप माइक्रो और मैक्रो दोनों के बीचों बीच काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट मतलब हम क्या समझते हैं? लड़ाई, है ना। तो ये लड़ाई कैसी है? समाज को अगर बड़े स्तर पे देखें तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट क्या बोलते हैं कि समाज में स्तरीकरण है। इस स्तरीकरण के कारण, कार्ल मार्क्स के अनुसार, इस स्तरीकरण के कारण जो इकोनॉमी है कि किसके पास कितना पैसा रहेगा, कितना प्रॉपर्टी रहेगा, ये समान तौर पे समाज में बटा हुआ नहीं है। एक वर्ग है जो जिसके पास पावर है, पैसा है,
और एक दूसरा वर्ग है जिसके पास क्या है, सिर्फ श्रम। इसको हम बोलते हैं बूर्जुआ एंड प्रोलिटैरिएट। बूर्जुआ मतलब पूंजीपति और प्रोलिटैरिएट मतलब जिसके जो श्रमिक हैं। तो कार्ल मार्क्स ने दो तरीके के समाज को डिवाइड किया है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। ऐसे तो उन्होंने बताया कि जब भी समाज बढ़ा या जब भी समाज आगे डेवलप होता गया, हर समाज में जो है हम ये स्तरीकरण पाते हैं जहाँ पे एक दबता है और दूसरा दबाता है। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि समाज में परिवर्तन कैसे आते हैं, द सोशल रेवोल्यूशन। परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि जो दबता है वो एकत्रित एक साथ हो जाते हैं और जो दबाता है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तब क्या होता है कि समाज में जो है परिवर्तन आता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि जैसे रेप केसेस आज इंडिया में इतने हाई हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो है तरीके के लॉज बन रहे हैं। ये लॉज क्यों बन रहे हैं, ये रेवोल्यूशन क्यों आ रहा है? जब निर्भया का कांड हुआ था तो देश में इतना हंगामा क्यों हो गया था? क्योंकि एक वर्ग है, महिला वर्ग, जो दब रही है, उसका शोषण किया जा रहा है पुरुष द्वारा, और एक ग्रुप की महिलाएं जो हैं वो क्या है, अपनी आवाज को उठाती हैं। तो इस तरीके से जो है समाज में परिवर्तन आता है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए स्तरीकरण, दो स्तरों के बीच में जो है लड़ाई, ये बहुत जरूरी है। वो लड़ाई तलवार बंदूक वाली नहीं, अब सत्ता को हिलाने वाली लड़ाई, कि जो सत्ता में है या फिर जो पावर में है, जिसके पास इकोनॉमिक पावर है, उसके खिलाफ आवाज उठाना। कार्ल मार्क्स ने एग्जाम्पल दिया स्ट्राइक। जैसे फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हो जाती हैं तो वहां पे क्या बताया गया कि एक वर्ग है जो कि अपने श्रम को बेचता है और बहुत दिनों तक उसको सैलरी पे रखा गया, वो श्रम को बेच रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। लेकिन जब उसको यह एहसास हो जाता है कि मेरा शोषण हो रहा है, मेरे इस काम के लिए मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, है ना, ये मेरे को कम दे रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं, तब वह क्या करता है, तब वह जो है उसके खिलाफ आवाज उठाता है और स्ट्राइक कर देता है कि भाई हम तो काम ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, सोशल रेवोल्यूशन आ जाती है, परिवर्तन आता है। किस में परिवर्तन आता है? लॉज में परिवर्तन आता है। फैक्ट्री के मालिक को सैलरी बढ़ानी पड़ जाती है और साथ ही साथ और भी कुछ नियम जो उनकी मांगे रहती हैं, उस हिसाब से जो है पूंजीपति को झुकना पड़ता है। ये जो झुकना पड़ता है यही परिवर्तन है। जैसे पहले हैजार्ड के लिए, हजार्ड जो होता है, जैसे कोई मर गया काम करते करते, उसके लिए कोई क्लेम नहीं होता था, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता था, औरत को मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, पुरुष और महिला जो हैं उनको अलग अलग वेज मिलता था, तो अलग अलग श्रम का जो पैसा है, वो सैलरी है, वो मिलता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या लाई, एक घर्षण लाई, फ्रिक्शन लाई, और इस फ्रिक्शन के कारण जो है कई तरीके के बदलाव हुए। फैक्ट्री के मालिकों ने अक्सर ये देखा गया है कि दोनों पार्टियों के बीच में क्या है, समझौता होता है, जिसमें जो श्रमिक वर्ग है वो उस फैक्ट्री के मालिकों से ये बात मनवा लेता है, और तब तक स्ट्राइक नहीं टूटती है जब तक कि ये सारी चीज़ें मनवा नहीं ली जाए। तो ये तो कार्ल मार्क्स ने बताया। ये क्या बताया, बड़े पर्सपेक्टिव में, मैक्रो पर्सपेक्टिव में। जॉर्ज जिमिल ने क्या बताया, जॉर्ज जिमिल ने कॉन्फ्लिक्ट को जो है बहुत छोटे स्केल पे देखा। उन्होंने क्या देखा कि इंटरैक्शन, जो बातचीत करते हैं, है ना, उसमें भी द्वंद्व कब आता है, जब मत विरोध हो, आपके इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट ना मिले, और साथ ही साथ जब किसी चीज में तीसरा व्यक्ति आ जाए, टांग अड़ाने जिसको बोलते हैं ना, ये टांग अड़ा रहा है, तो टांग अड़ाने जब तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तब जो है लड़ाई तो निश्चित है। जब लोगों के इंटरेस्ट नहीं मिल रहे हैं तब की बात है। तो इस तरीके से जॉर्ज जिमिल ने इसको बहुत छोटे स्केल पे देखा, स्मॉल स्केल। तो ये तो हो गए तीन थ्योरी, है ना, अर्ली पॉजिटिविज्म, सोशल डार्विनिज्म और कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पहले के सोशियोलॉजिस्ट थे, जैसे अगस्ट कोथ हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, जॉर्ज जिमिल हो गया,
ये इन लोगों ने क्यों मैक्रो पर्सपेक्टिव पे काम किया, सिर्फ इसी कारण से मैक्रो पर्सपेक्टिव पे काम किया क्योंकि उस समय सोशियोलॉजी जो है एकदम नई नई आई थी। पहले सोशियोलॉजी क्या है किसी को पता नहीं, सोशियोलॉजिस्ट कुछ कोई था नहीं। कार्ल मार्क्स जैसे इकोनॉमिक्स से आए थे, अगस्ट कोच जो है वो फिजिक्स के थे, साथ में साइकोलॉजी के थे, और हर्बर्ट स्पेंसर वो बायोलॉजी से आए थे। तो उनका भी पैराडाइम समझिए आप। अगस्ट कोच ने जो है ये जो 3 स्तर की बात कही, ये चीज़ें उन्होंने कहाँ से ली, वो उन्होंने जो पढ़ाई की थी उससे, उस पैराडाइम से उन्होंने समाज को देखा। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विनिज्म की थ्योरी क्यों ली, क्योंकि वो बायोलॉजी से थे। कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमी पे फोकस क्यों दिया, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स से थे। तो ये चीज़ें, इसको ही बोलते हैं पैराडाइम। जो आप भी जब जिसको पढ़ोगे, जिसको आप ज़्यादा पढ़ोगे, उसके तरीके से ही आपका जो पैराडाइम, आपका लेंस है, वो उस तरीके से आपको सोशल रिसर्च करने के लिए मजबूर कर देगा। आप वही ऑब्जर्व करोगे, आप वही एक्सप्लेन करोगे जिस तरीके से आपका पैराडाइम सेट हुआ है। ठीक है। मैक्रो इसलिए वह काम होता था क्योंकि तब यह जानना कि समाज में स्तरीकरण होता है, स्तरीकरण के कारण इसमें समाज में कई विखंडन हैं, छोटे स्केल पे काम करने वाले जो थ्योरिस्ट थे वो जो नहीं आए, जिन्होंने इन मैक्रो थ्योरी को क्रिटिक किया है ना, आलोचना की, उन्होंने ही माइक्रो थ्योरी बनाई। तो इस तरीके से पहले के जो भी हुए वो क्या हुए, मैक्रो। और बाद में जैसे जैसे सोशियोलॉजी डेवलप होने लगा और इन मैक्रो थ्योरीज को लोगों ने, सोशियोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तब वहां से क्या निकल के आया कि समाज को है सूक्ष्म रूप से देखना आवश्यक है। अगर हम समाज को बड़े स्तर पे ही हमेशा देखेंगे तो उसकी जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, उन इकाइयों में जो विभाजन है, स्तरीकरण है, उसको हम धीरे धीरे क्या कर देंगे, छोड़ते जाएंगे। हमें कभी भी असल रूप समाज का, समाज की व्यवस्था कैसी है, क्यों है, ये सारी चीज़ों का आंसर कभी नहीं मिलेगा। एक सोशियोलॉजी में सोशल रिसर्च करने के लिए 3 चीज़ें बोली जाती हैं, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब कैसे। जब आप इन तीनों चीज़ को उत्तर देना शुरू करोगे अपने सोशल रिसर्च में, तो धीरे धीरे आपका जो डाइवर्शन है वो किस तरफ होता जाएगा, किसी एक थ्योरी की तरफ होता जाएगा, जिसके द्वारा आप ऑब्जर्व करोगे और एक्सप्लेन भी करोगे। तो आज हमने पढ़ा मैक्रो थ्योरी और मेसो थ्योरी। कल हम क्या पढ़ेंगे, जितनी भी माइक्रो थ्योरीज हैं जिन पे काम होता हुआ है और आज भी हो रहा है, उस पैराडाइम को पढ़ेंगे। पैराडाइम को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो ये है कि आप जिस तरीके से सोचोगे, आपके लिए कोई चीज़ प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, और किसी के लिए नहीं है। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपने क्या जिया है, आपने अपनी ज़िंदगी में आपकी लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है। जैसे कोई बहुत अमीर घर का आदमी है ना, वो सोशियोलॉजिस्ट है, तो वो क्या है, वो उन विषयों के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाएगा जो गरीब तबके के लोग जो है फेस करते हैं। जैसे पुअर सैनिटेशन एंड हेल्थ हाइजीन, है ना। जैसे मान लीजिए जैसे मेंस्ट्रुएशन आता है, तो वो जो है वो देखेगा कि कौन सा पैड बेटर है, कितने प्रतिशत महिलाएं यूज़ करती हैं, कितने प्रतिशत नहीं करती हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं देखेगा कि जो महिलाएं यूज़ नहीं करती हैं उनकी संख्या कितनी ज़्यादा है, वो किस वर्ग की हैं, और नहीं करने के कारण उनके बायोलॉजिकल उस चक्र में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ क्या आ रही है, वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुएशन के साथ सोशल स्टिग्मा क्यों है। तो आपका लेंस, आप जिस तरीके से जीते हो वो भी आपको टॉपिक चूज करने में मदद करता है। वह जिस तरीके की चीज़ें आप पढ़ते हो वो भी आपको टॉपिक चूज करने में मदद करता है। जिस तरीके के थ्योरिस्ट को आप ज़्यादा पढ़ोगे उस तरीके से आप जो है ऑब्जर्व और एक्सप्लेन करोगे। तो ये जो पैराडाइम चीज़ है ये अपने आप डेवलप होती है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे मान लीजिए आपको काम करना है माइक्रो पर्सपेक्टिव पे, लेकिन आप थ्योरिस्ट पढ़ रहे हो मैक्रो, तो आपका रिसर्च जो है कभी कंप्लीट फुलफिल रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। आप बात कर रहे हो घरेलू हिंसा की,
एसिड अटैक की और आप मैक्रो पर्सपेक्टिव कर रहे हो, तो उसके जो छोटे सूक्ष्म जो फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो आप कभी भी नहीं निकाल पाओगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें ब्रश करना पड़ेगा खुद को कि हम सोशल रिसर्च करने के पहले टॉपिक कैसे चूज कर रहे हैं, उस टॉपिक को किसके द्वारा ऑब्जर्व और एक्सप्लेन करेंगे, क्या मेथड होगी, ये सारी चीज़ें हमें लाइन टू लाइन ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आज आप इस वीडियो को देखें, नोट्स को सामने रखें, किस थ्योरिस्ट ने क्या बोला, कैसे बोला, इस बात को, इस पैराडाइम चीज़ को अपने दिमाग में बिठाएं। उसके बाद जो है कल हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें मूलतः 6 थ्योरिस्ट आते हैं। पहला सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, दूसरा एथनोमेथोडोलॉजी, तीसरा सोशल कंस्ट्रक्शन, उसके बाद फेमिनिस्ट, उसके बाद क्रिटिकल, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न। तो ये जो चीज़ हैं, ये जो 6 चीज़ हैं, ये जो है हम कल पढ़ेंगे और कैसे बारीकी से इन थ्योरिस्ट ने समाज को देखने के लिए हमें उत्प्रेरित किया या फिर हमें बोला कि समाज ऐसे भी देखा जा सकता है, इस विषय में हम बात करेंगे। और आप जो है, आपके पास किताबें हैं, यू टुक द नोट्स, लिखिए, जहाँ समझ में नहीं आता है मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, वॉइस मैसेज कीजिएगा बेटा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वॉइस मैसेज कीजिएगा, लिख के मत भेजिएगा, वॉइस मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वॉइस मैसेज में रिप्लाई कर दूंगी। जहां आपको इस वीडियो को देखने के बाद जहां आपको समझ में नहीं आता है, आप सिर्फ मेरे को पिन पॉइंट कीजिएगा। ठीक है, टेक केयर बेटा, गुड बाय।